हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 10 चैप्टर नंबर 15 बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? ठीक है, दोनों टर्म्स से ही क्लियर हो रहा है। बिजनेस और फाइनेंस मींस बिजनेस का पैसा। ठीक है, मनी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है, इस्टेब्लिश होती है, या उसमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उसके लिए फंड्स चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, तो वो मनी जो ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस को सेटअप करने में लगाई जा रही हो, या बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ में जो फंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उनको बिजनेस फाइनेंस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने कैसे लिखना है। The funds required for any organization or enterprise for its functions are known as business finance। ठीक है जी, कि जो भी फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जिन फंड्स की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में होने वाले फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो फंड्स क्या कहलाते हैं? बिजनेस फाइनेंस या बिजनेस फंड्स। राइट, अब देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट्स ऑपरेशंस, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर पॉसिबल विद बिजनेस फाइनेंस ओनली। अब देखिए डेफिनेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग द फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में यूज़ होने वाले जो भी फंड्स हैं, ठीक है, उनकी प्लानिंग करना, उनको रेज करना, उनको कंट्रोल करना। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रेफ़र करती हैं। राइट, सो आई होप आप इन चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे है एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ईजिली समझ आएगा। जैसे फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस को 3 टर्म्स में मैंने लिखा है यहाँ पे, फंडिंग, सेविंग एंड बेनिफिट। ठीक है, हमारे पास पैसा है, पैसे को हम सेव कर रहे हैं, एंड देन क्या है, उसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो रहा है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें फंडिंग मिलती है या हमारे पास फंड्स होते हैं, अगर हम उनको सेव करते हैं और फ्यूचर में वो जो सेविंग है या जो फंड्स हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमारे बिजनेस की में होने वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए, तो बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, अब ये जो है मैंने लिखा हुआ फंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ये भी फाइनेंस से ही रिलेटेड है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे फंड्स भी आते हैं, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट्स। ठीक है, जिनका सीधा सीधा कंसर्न किसके साथ है? फाइनेंस को मैनेज करने के साथ। ठीक है, अगर हमारे पास फंड्स होंगे, मतलब कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी। ठीक है, हम क्या है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन क्या है, अपनी जो कैपिटल है, हमारे बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा है, उसका हम सही यूज़ कर रहे हैं, या उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। देन क्या है, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या हम इनकम गेन करते हैं, उसको अगर आगे हम इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो देन क्या है, बिजनेस ग्रो करता है। क्लियर? तो ये तो सारी बातें होगी किससे रिलेटेड? बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, जो भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। राइट, अब देखिए, नीड, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, या फिर एक्सप्लेन द नीड और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो आपने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। राइट, अब देखिए, क्यों बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है? ठीक है जी, बिज़नेस में अभी भी हमने स्टार्टिंग में भी यही पढ़ा है कि बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने में, बिज़नेस में होने वाले ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए या जिस पैसे का यूज़ होता है वो बिज़नेस फाइनेंस कहलाता है। राइट, अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है या क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को कवर करेंगे, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है टू परचेज़ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब बिज़नेस फाइनेंस है, बिज़नेस का पैसा हमारे पास है तो हम बिज़नेस में लगाएंगे। बिज़नेस में लगाने के क्या हम ये कह सकते हैं वेज हैं। फर्स्ट है टू परचेज़ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग परचेज़ कर ली, मशीनरी परचेज़ कर ली, बिज़नेस के लिए कोई व्हीकल परचेज़ कर लिया। ठीक है, जो क्या है, हमारे बिज़नेस में होने वाले ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, उसके बाद है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस।
अब ये तो है नहीं कि एक बारी बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद कोई खर्चा ही नहीं है। भाई बिजनेस में होने वाली डेली रूटीन बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते करते खर्चे भी होंगे, ठीक है जी। अब खर्चे कैसे हो सकते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, ठीक है, या हम मंथली बेसिस कोई जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं रूटीन बेसिस, ठीक है, उसके जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़रूरी हैं बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और जिनसे हम दूर भी नहीं भाग सकते, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं उनको मीट आउट करने के लिए भी बिज़नेस फाइनेंस चाहिए। अगर मैं ये बात करूँ कि बिज़नेस जो है वो स्टार्टिंग में ही ग्रो कर जाता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। जब बिज़नेस इस्टेब्लिश हम करते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रोथ रेट तक लेके जाने के लिए भी हमें बहुत सारे फेसेस में से निकलना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो खर्चे ही खर्चे होते हैं, इनकम तो काफ़ी बाद में ही हमें आनी शुरू होती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी क्या है, अगर हमारे पास पैसा है या हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है कि ये पैसा जो है या इस अकाउंट में से हम खर्चों को ही देखेंगे या खर्चे जो हैं उसको मीट आउट करेंगे, तो देन वो पैसा उसी के लिए यूज़ होगा, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद है टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये तो है नहीं कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके कुछ सालों बाद, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, या जो टेक्निक आप पहले यूज़ कर रहे थे सेम वैसी ही टेक्निक आप आने वाले सालों में यूज़ करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि बिज़नेस में क्या है, बहुत सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि बिज़नेस में ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं जो हमारी सोसाइटी या हमारे कस्टमर्स को ध्यान में रख के हम परफॉर्म करते हैं। कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली बिज़नेस में होने वाली प्रोडक्शन या बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ क्लोथिंग का बिज़नेस है तो ये तो है नहीं कि सारा साल या मतलब जो भी पर्टिकुलर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है आप एक ही टेक्निक और एक ही ट्रेंड के कपड़े बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो अगर हम क्या है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड्स अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज करते हैं तो देन बिज़नेस की ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये सभी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, ड्यू टू बिज़नेस फाइनेंस। अगर हम क्या है बिज़नेस का जो पैसा है या बिज़नेस में पैसा जो है वो लगाते हैं, किस चीज़ के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करते हैं, ठीक है, सो दैट न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हम मार्केट में आएँ और जो है मार्केट में हमारा जो शेयर है या मार्केट में हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो, राइट। उसके बाद है बिज़नेस ग्रोथ। सीधी सी बात है, बिज़नेस फाइनेंस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए खर्चे होते हैं, ठीक है। तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए बिज़नेस में पैसा लगाया जाता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। देन है टू मीट कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस जो अकर हो भी सकती हैं, नहीं भी, ठीक है। तो जैसे सपोज़ ये कोविड आया था, ठीक है, या फ्लड आया है, तो इसकी कंटीजेंसी बिज़नेस यूनिट्स को पहले ही रखनी पड़ती है। इसके लिए सेपरेट अमाउंट पहले ही रखना पड़ता है कि अगर इन केस कुछ भी ऐसी वापदा आ जाती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या हो सकती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अगर हमने क्या है इसके लिए सेपरेट फाइनेंस या सेपरेट फंड्स रखे हैं तो ऐसी कंटीजेंसीज को जो बिज़नेस है वो मीट आउट कर सकता है, कंटीजेंसी में भी सर्वाइव कर सकता है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो वो अगर हम क्या है बिज़नेस फाइनेंस जो है वो पूरा कर सकता है इस चीज़ को, अगर हमारे पास फंड्स हैं, ठीक है, या बिज़नेस फाइनेंस है, तो वो फाइनेंस हम क्या है कंटीजेंसीज को मीट आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू हायर सर्विसेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये तो है नहीं जिस पर्सन ने बिज़नेस सेटअप किया है वो अकेला ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, नहीं, क्या है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना पड़ता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 1 मंथ या वीकली बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन देम, जैसा भी है अकॉर्डिंग टू दैट उनको क्या है कंपनसेशन दी जाती है, सैलरी दी जाती है, ठीक है जी। यहाँ अगर हमने लेबर रखी है तो लेबर को हम उसकी जो भी
मतलब वर्क पेमेंट है वो हम देते हैं, राइट। तो वो सारे खर्चे भी कहाँ से होते हैं, थ्रू बिजनेस फाइनेंस, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन भी क्लियर होगी और नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है, हर एक जो भी बिज़नेस है या बिज़नेस कंसर्न है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एंटरप्राइज है, ठीक है, सबको क्या है एक पर्टिकुलर फाइनेंस जो है वो मैनेज करना पड़ता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन हो, ठीक है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम अच्छे से कर पाएँ एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, ठीक है, किस तरीके से लिए जाते हैं और कौन कौन से डिसीजंस हैं, आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। मैं आपको इन सभी कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊंगी कि वन बाय वन ये पर्टिकुलर डिसीजंस क्या हैं, कैसे लिए जाते हैं, राइट। अब जैसे फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी मनी है उस मनी को हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा वेयर, ठीक है, जो मनी है वो कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे क्या है हम अपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉफिटेबल बना पाए। अब ये जो डिसीजंस हैं, ठीक है, टू टाइप से डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं वो क्लोजली रिलेट करते हैं कैपिटल बजटिंग के साथ एंड जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। अब आपने इनको याद कैसे रखना है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ये जो वेयर मैंने वर्ड लिखा है इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि वेयर वी हैव टू स्पेंड और इन्वेस्ट द मनी सो दैट हम क्या है ग्रो कर पाए, राइट। अब उसके लिए टू टाइप्स हैं आगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं दिस इज क्लोजली रिलेटेड विद कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस जो हैं वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कैपिटल बजटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर बजट बनाते हैं एंड लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने कोई एसेट्स जो हैं, ठीक है, उनको परचेज़ करना है, ठीक है, सो दैट कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स बना पाएँ और उन एसेट्स का ऐसे यूज़ करें कि इन फ्यूचर हमें जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बने और हमें प्रॉफिट अर्न हो, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या है इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्या है ये चेक करते हैं, बजट बनाते हैं और चेक करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास क्या प्रॉफिटेबल सिचुएशंस होंगी, ठीक है, अगर क्या है हम इन पर्टिकुलर जो एसेट्स हैं उनको परचेज़ करेंगे। तो सम टाइम क्या है ये डिसीजंस जो है बहुत क्रूशियल हो जाते हैं क्योंकि हमने क्या है फ्यूचर में ये सोचना होता है, फ्यूचर के डिसीजंस भी हमने लेने होते हैं कि एक्चुअल में अगर हम अपनी एसेट्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें क्या रिटर्न मिलेगा, राइट। दूसरी साइड आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सीधा सीधा क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास इतना फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या है डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम क्या है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी खर्च होता है वो पैसा जो है हम जो है मैनेज करके रख सकें। तो इन डिसीजंस में क्या आ जाता है, जैसे हमारा कैश हो गया, ठीक है, या हम सपोज़ रॉ मटेरियल, ठीक है, या हम इसको वर्ड दे देते हैं, ठीक है, स्टॉक, मतलब और
या रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर स्टॉक, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब जो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ठीक है, उनको हमने कैसे मैनेज करना है, या उन खर्चों के लिए हमें जो पैसा चाहिए, ठीक है, वो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, या फिर किस तरीके से हम इन्वेस्ट करें इन सभी चीज़ों में, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। तो दूसरी साइड है हमारा फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमने जो भी कैश है या हमारी मनी जो है वो हमने कहाँ से ऑब्टेन करनी है, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और उन पैसों का हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम वेयर should be finance obtained for the activities of the ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ से पैसा आएगा, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो के बारे में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो फाइनेंसिंग डिसीजन जो है उसमें कवर अप होता है। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या हैं? अब देखिए डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, जो शेयर होल्डर्स को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस कंसर्न जो है उनमें प्रॉफिट होता है तो सब जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करने के बाद जो है शेयर होल्डर्स हैं उनको इन रिटर्न जो है वो डिविडेंड दिया जाता है, राइट। तो उस डिविडेंड से रिलेटेड क्या है डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट distributed among the shareholders, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये डिविडेंड डिसीजंस हैं। अब ये किस तरीके से लेने हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर शेयर्स जो हैं वो कितने खरीदे गए हैं बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है ये जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं। और बेसिकली ये भी है कि शेयर होल्डर्स भी अब जैसे जो है नॉर्मल हम कहते हैं जिनको इक्विटी शेयर कैपिटल हो शेयर्स हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वी कैन से, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो इनको क्या है, इनकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पहले जो है वो उनकी रिटर्न जो भी बनती है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी प्रॉफिट अमंग दी अदर्स, जैसे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो, ठीक है, उनके बाद उनको जो पैसा मिलता है। तो सबसे एंड में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जिनको हम रियल ओनर्स बोलते हैं अपने बिजनेस के, उनको क्या है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, ठीक है, वो लिए जाते हैं कि कब किस टाइम पे, और अगर क्या है हमारे पास प्रॉफिट बचता है तो तब इनको हमने क्या है वो डिविडेंड देना है या नहीं देना है सम टाइम, या मतलब जो भी डिसीजंस हैं वो क्या है डिविडेंड डिसीजंस में हम कंसिडर करते हैं। सो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों के तीनों कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे कि एक्चुअल में बिजनेस कंसर्न्स जो हैं वो इन 3 स्टेप्स या हम ये कह सकते हैं 3 डिसीजंस के ऊपर बेस्ड अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एंड डिसीजंस लेते हैं वी कैन से, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। नोट्स में मैं आपको फुल फ्लेज इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो देन फिर भी आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सपोज़ आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं आप उसका कैसे यूज़ करते हो, या फिर इन फ्यूचर जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, जिसमें पैसा खर्च होना है,
ठीक है, तो आप क्या है पहले से ही प्लान बनाते हो कि किस तरीके से या जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उनका हमने कैसे यूज़ करना है, सो दैट ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो आपने पहले से ही प्री डिटरमाइन करी हुई है या आपने प्लानिंग बनाई हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या है चल सको और आप प्लान के अकॉर्डिंगली अपने जो भी खर्चे हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सको, राइट। सपोज़ आपके पास आज के टाइम में 50,000 रुपया है। अब उस 50,000 का आपने कैसे यूज़ करना है जिससे क्या है वो पैसा जो है उसका जो भी यूज़ है वो रेलेवेंट हो, ठीक है, एंड क्या है कि एफिशिएंट यूज़ हो जिसका नुकसान ना हो। मतलब ये ना हो कि आपने अगर आपके पास ये पैसा है तो उसका आपने गलत यूज़ किया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लान इसी के बारे में ही समझाता है कि फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें पैसा खर्च होना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमने पहले से ही एक बजट बना के चलना है, प्लान बना के चलना है, सो दैट हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उनका एफिशिएंट यूज़ हो सके, राइट। तो इसी के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू सच अ प्रोसेस अंडर विच प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड इन एडवांस अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कोई भी प्लान्स हों, ठीक है, उन सब के लिए हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, ठीक है, एक्सेट्रा अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर प्लान्ड इन एडवांस। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है प्लानिंग के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिसीजन मेकिंग या प्रोग्राम पॉलिसीज़ के बारे में, सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स भी बनते हैं। बट वो क्या है फाइनेंस को दिमाग में रख के बनते हैं कि कितना पैसा हमारे पास है, क्या हमारा फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव है हमने सेट किया हुआ है, मतलब कितना पैसा कमाना है, कहाँ से हमें इनकम जो है वो रेज होगी, कौन कौन सी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके हमने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है, सो दैट फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ जो हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उनको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, राइट। अब उसके बाद क्या है, इट हैज़ टू मेन आस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल प्लान के दो मेन आस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज मतलब जो हमारा बिजनेस कंसर्न है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कितना पैसा हमें चाहिए, क्या कितनी ज़रूरत है, उसके लिए हमने एस्टिमेट लगाना है। देन उसके बाद टू प्लान अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। प्लान बनाना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है, सो दैट कहाँ से हम जो पैसा है वो रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम क्या है लोन ले सकते हैं बैंक से, ठीक है, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो मतलब हमने क्या है यहाँ पे सोर्सेज के बारे में भी प्लानिंग करनी है कि थ्रू विच सोर्स वी कैन रेज द फंड फॉर द एंटरप्राइजेज। उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस को अब यहाँ पे मैंने ना डिफरेंट यहाँ पे इसके एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, डेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड टैक्स, राइट। अब देखिए डेट और सेविंग, अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि मतलब हमने क्या है कि फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करना है कि अगर हमारे ऊपर कोई कर्ज़ा है या कोई डेट है तो देन उसका हम अच्छे से क्या है पेमेंट जो है वो कर पाएँ, सेविंग भी कर पाएँ। देन अगर फ्यूचर में हमें ये चांसेस मिल रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमें जो है अच्छा हम ये कह सकते हैं इनकम मिल रही है या क्या है कि रिटर्न अच्छी मिल रही है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे करनी है, कोई बिल्डिंग खरीद के, कोई मशीनरी खरीद के, जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में होने वाला है अपने बिजनेस के लिए, राइट। देन है इनकम और टैक्स, कितना इनकम हमें हो रहा है या इन फ्यूचर कितनी इनकम हमें होगी। उसके बाद क्या है टैक्सेस, राइट, तो टैक्सेस भी पे करने हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उस प्लान में हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट कि जो भी एक्टिविटीज़ हों वो उनका हम प्रॉपर से जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है, या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, ठीक है। एंड देन क्या है जो भी डेट है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है और टैक्स है,
इन सभी से रिलेटेड भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, सो दैट हमारे पास जो भी इनकम आ रही है या हमारे पास जो भी रेलेवेंट कैश है या मनी है उसका हम सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। और क्या है, इन सभी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके लिए भी हमारा जो पैसा है वो हमारे पास रहे। ठीक, तो ये तो था फाइनेंशियल प्लानिंग की इंट्रोडक्शन। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। एक साउंड फाइनेंशियल प्लान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। फर्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी। जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है, इट शुड बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। ऐसे नहीं है कि जो बंदा फाइनेंशियल प्लान बना रहा हो, ठीक है, उसको यही नहीं पता व्हाट इनकम या फिर कितनी हम इनकम जो है वो गेन कर रहे हैं, या फिर हाउ मच मनी वी आर हैविंग और हाउ मच मनी वी आर नीडेड इन फ्यूचर। अगर इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो देन क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो सही तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो क्या है कि पहले बात तो ये कि हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है, या जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर है, तो उसको इन सभी चीज़ों को पता होना चाहिए और इन सिंपल फॉर्म एक फाइनेंशियल प्लान बना होना चाहिए, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या फ्यूचर में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी हमने परफॉर्म करनी है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए। देन है इकोनॉमी। अब इसका क्या मतलब है, ये सीधा रिलेट करता है कॉस्ट के साथ। फाइनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम लगे फॉर रेजिंग द फंड्स वी कैन से। ठीक है, जहाँ से हमने पैसा रेज करना है, या अगर हमने फंड्स के अकॉर्डिंगली ही हमने जो भी प्लान्स बनाने हैं, ये ना हो कि हम इस प्लानिंग के ऊपर खर्चा करते करते अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। ठीक है, तो क्या है, जो भी हमारी प्लानिंग हो रही है शुड बी इकोनॉमिकली साउंड और सिंपल। ठीक, उसके बाद है क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। अब क्या है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या अपने एंटरप्राइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, और क्या है, वो प्लानिंग जो है वो रेलेवेंट हो और हमारे जो गोल्स हैं वो भी रेलेवेंट हो। ये ना हो गोल्स बड़े बना लिए लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने करना क्या है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है या उसके लिए प्लान बनाना है। देन अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने जो भी हमारे हम ये कह सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है। ठीक, उसके बाद है प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसीज। बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट पता नहीं है किस टाइम पे क्या कंटीजेंसी आ जाए। ठीक है, कोई मुसीबत आ सकती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, तो उस चीज़ से कैसे बचना है या उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए भी अगर हमारे पास फंड्स होंगे, देन हम क्या है, अगर फाइनेंशियली साउंड होंगे तो देन हम क्या है, ऐसी कंटीजेंसीज को भी ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, सपोज़ क्या है, जैसे सपोज़ हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए या अपनी लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, कहने का मतलब ये है सिंपली कि अगर फायर इंश्योरेंस करवाई है तो इट मीन्स हमारे बिज़नेस में जो भी स्टॉक है उसको आग लगने से बचाने के लिए हमने फायर इंश्योरेंस करवाई है। खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस केस में क्या है, इंश्योरेंस करवा के हम क्या है, अगर हमने इंश्योरेंस करवाई है, हम मंथली प्रीमियम दे रहे हैं या क्वार्टरली दे रहे हैं, तो क्या है, उससे हमें जो भी लॉस होगा, ठीक है, अगर फायर लग जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उससे हमें जो भी लॉस होगा तो वो क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू हमें उस लॉस की भरपाई जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, बट वही चीज़ है कि अगर हमने फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है, हम अपने फाइनेंस को प्लान आउट नहीं कर रहे हैं कि कितना अमाउंट हमने कहाँ पे खर्च करना है, कितना अमाउंट हमने सेव करना है, कितना अमाउंट का जो रिज़र्व है, ठीक है, वो रखना है फॉर मीटिंग अप दी कंटीजेंसीज ऑफ फॉर द बिजनेस,
तो देन अगर हम इस तरीके से नहीं चलेंगे ना तो हमारे बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं आएंगी। ठीक है जी, अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई या सपोज बिजनेस में एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं उसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपका प्लान जो कह रहा है उसमें खर्चा कम दिखाई जा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या है, प्लस प्रोविजंस रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है तो उसमें क्या है, प्रोविजंस जो है वो अलग से बनानी है, सो दैट बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंटीजेंसी आ जाती है, तो देन क्या है, उस चीज़ को ओवरकम किया जा सके। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का यही मतलब है आप कितना कमा रहे हो, उसमें से कितनी परसेंटेज आप सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हो, कितना आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें। अगर एक सपोज बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को 50,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 30% उसने मतलब रिक्वायर्ड है कि मतलब उसने ये सेट किया हुआ है कि 30% मैं अपनी सैलरी निकालूंगा, 20% बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, 10% जो है वो जो है अदर एक्सपेंसेस या फिर ये प्रोविजंस जो हैं उसके लिए पैसा रख रहा हूँ। तो मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जितना आपके पास फंड है उसका आपने प्रॉपर यूज़ करना है। प्रॉपर यूज़ मतलब प्रॉपरली प्लानिंग करके अकॉर्डिंग टू दैट आपने ये सिस्टमेटिक वे से आपने चलना है कि जो मैंने प्लान बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट मेरे जो फंड्स हैं वो मेरे पास रेलेवेंट हों एंड मैं उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करूं। उसके बाद है सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। सम टाइम जैसे ये है कि बिज़नेस बंद करने की नौबत आ जाती है या हमें क्या है कैश चाहिए होता है, तो हमारे पास ऐसी एसेट्स होने चाहिए जिसको हम क्या है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। और सॉल्वेंसी में ये हो जाता है कि जब आपने अपना बिज़नेस जो है वो क्लोज़ करना है या आपने जो भी अपने डेट्स वगैरह को रीपे करना है, अपनी जो भी देनदारियां हैं उसको ख़त्म करना है, तो उस समय आपके पास इतना पैसा हो कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो उसके लिए भी आपको पैसा जो है वो सेव करके रखना होगा। अगर हम जर्नली भी देखें अपनी रियल लाइफ में भी, ठीक है, जितना सपोज हम कमा रहे हैं अगर वो सारे का सारा पैसा हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, खर्चे इतने ज़्यादा कर रहे हैं, कोई पैसा बचा के नहीं रख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहते पैसा ये कहता है कि आज तुम मुझे बचा, मैं तुझे कल बचाऊंगा। ठीक है, तो ये कहावत सच भी है और एक्चुअल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस में, आम जनरली अपनी लाइफ में भी, राइट, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो देन जिसको फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे, आपने एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी, तो देन इन चीज़ों से बचा जा सकता है, राइट। और क्या है, अगर आपके पास जो है रेलेवेंट कैश या पैसा आपके पास होगा तो देन कंटीजेंसीज, ठीक है, या फ्यूचरिस्टिक जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, आप उनको अच्छे से अचीव कर पाओगे। क्लियर? सो आई थिंक आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी था और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, राइट। तो यही चीज़ मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करनी थी, लेकिन थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मैं आपको नोट्स नहीं दे पाई, ठीक है। तो आप इसको एज़ इट इज़ यहाँ से जैसे भी है क्लिप लेके या जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आप इस वीडियो को चाहे सेव कर लेना जैसे भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लान के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आ गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपको जल्द से जल्द जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी स्टडी करने में, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं या जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, तो उसके लिए क्या है, फाइनेंस चाहिए, ठीक है। कुछ फाइनेंस या कुछ अमाउंट ऑफ मनी ऐसी होती है जो ओनर के खुद के पास होती है, प्लस कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो क्या है वो लोन लेता है या किसी से एडवांस लेता है, राइट।
तो इसी से ही रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फंड्स हैं वो किस तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो फंड्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कहते हैं अंडर फाइनेंसिंग डिसीजंस वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस या वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स को लेने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो ज़रूरी होते हैं एंटरप्राइज़ के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी कंसर्न बिजनेस के लिए, सो दैट जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे। ठीक है जी। सो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शनल मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोपोर्शनल मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। राइट, ओनर्स फंड कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट्स। एंड जो बोरोड फंड है वो क्या है? लोन, डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। राइट, सो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में तो क्लैरिटी है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है? सिंपली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक ओनर की जो कैपिटल या ओनर की जो फंड्स हैं उसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है, और एक क्या है? बोरोड फंड। क्लियर? अब क्या है? कहते फंड्स कैन बी बोरोड फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड इवन पब्लिक। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है, हमें पता है कि अगर बोरोड फंड की बात करी गई है, इट मीन्स वी आर बोरोइंग फ्रॉम समवन या सम अदर इंस्टीट्यूशंस। राइट, वहाँ से हम क्या है? लोन लेते हैं और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या है? उस पर्टिकुलर अमाउंट की रीपेमेंट करते हैं। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड रिटेन्ड प्रॉफिट की। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स जो है हम अपनी कंपनी के जो है वो सेल करते हैं। राइट, टू दी वी कैन से कोई भी मेंबर, ये कोई भी पब्लिक या सोसाइटी में से लोग हो सकते हैं जो हमारे जो है शेयर्स हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, एंड प्लस जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रियल ओनर्स माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी बिजनेस कंसर्न के। अब बात आती है यहाँ पे रिजर्व्स की एंड रिटेन प्रॉफिट्स की। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये ओनर्स के फंड क्यों कहलाते हैं? रिजर्व्स का भी क्या मतलब है? जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिट एक पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में एक ओनर को मिलता है या मतलब क्या है वो अर्न करता है, उसमें से वो कुछ रिज़र्व जो है वो पैसा रखता है अपनी फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, रिटेन्ड प्रॉफिट क्या है कि प्रॉफिट जितना हुआ उसमें से सभी देनदारियां ख़त्म करके उसके बाद जो है कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो रिटेन करके रखता है प्रॉफिट को, सो दैट इन फ्यूचर होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये पैसा काम आए। हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट में काम आ जाए या कोई एसेट खरीदने में काम आ जाए या सपोज़ कोई भी कंटीजेंसी है उसको मीट आउट करने में काम आ जाए। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो ओनर फंड है वो सफिशिएंट नहीं है, उस टाइम पे जो एंटरप्राइज है या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस कंसर्न है, ठीक है, उसमें क्या है फंड्स कहाँ से लिए जाते हैं? या तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा लोन लेके, डिबेंचर्स इशू करके कंपनी के, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू। ठीक है जी, अब देखिए उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है कैपिटल गियरिंग का। ठीक है, ये ब्रिटिश टर्म है कैपिटल गियरिंग। इसका क्या मतलब है? इसको फाइनेंशियल लीवरेज भी बोला जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक डिफरेंस है या एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है जो क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स द अमाउंट ऑफ डेट अ कंपनी हैज़ रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। डेट और इक्विटी में जो रेशो है ना, उस रेशो को रिप्रेजेंट करती है कैपिटल गियरिंग। ठीक है, गियरिंग जो है, गियरिंग वर्ड जो है बेसिकली ये फाइनेंशियल लीवरेज को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि कंपनी की जो डेट है उसके कंपैरेटिवली, अब यहाँ पे जो रिलेटिव है
इसको आप कंपैरिजन वर्ड भी दे सकते हो, ठीक है, कंपैरिजन टू इक्विटी। बेसिकली जो कैपिटल गियरिंग है ये इन्वेस्टर्स को भी कंपैरिजन करने में हेल्पफुल है। और एक चीज़ और है, जब भी कोई भी इन्वेस्टर है वो ये चीज़ जो कैपिटल गियरिंग है उसको क्या है ये समझ सकता है कैपिटल गियरिंग से कि कितना अमाउंट जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की या बिज़नेस की परफॉर्म हो रही हैं उसमें कितना पैसा जो है वो डेट का और इक्विटी का लग रहा है, ठीक है, इन कंपैरेटिवली वी कैन से। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा कैपिटल गियरिंग क्या है, इन कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि जो भी पर्टिकुलर अमाउंट डेट का है या इक्विटी का है इन दोनों में क्या रेशियो है, एंड देन ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में हाउ मच मनी इज़ फंडेड फॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न और ऑफ द बिजनेस यूनिट, ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट द कैपिटल गियरिंग। एक चीज़ और है इसमें कि अगर क्या है व्हेन अ रेशियो ऑफ इक्विटी in the capital structure of the enterprise is low then it is known as high gearing, ठीक है। क्या यहाँ पे कहने की कोशिश करी जा रही है कि जो रेशियो है इक्विटी की, ठीक है, वो अगर क्या है लो है, मतलब क्या है एक्चुअल में बिजनेस का जो पैसा है ओनर के जो फंड्स हैं वो लो हैं, तो देन इट मीन्स इट इज़ नोन एज हाई गियरिंग, ठीक है। तो इसी से ही वैसा वर्सा दूसरी टर्म आ जाएगी, अगर इक्विटी यहाँ पे क्या है हाई है तो लो गियरिंग हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में कैपिटल गियरिंग यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करता है हम कितना डेट यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे पास कितनी इक्विटी है फॉर दी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, राइट। अब देखिए जो कॉम्पोजिशन है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने डायग्राम बनाना है, मतलब बनाओगे ही आप, ठीक है, तो उसमें आपने क्या बताना है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किन टू पार्ट्स का या टू थिंग्स उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोर्स फंड और बोरोअर फंड। तो ओनर फंड में आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और रिटेन प्रॉफिट्स, एंड देन बोरोड फंड में आप क्या लिखोगे, लोन्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या बताता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, ये सीधा सीधा रिप्रेजेंट किसको करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। देखिए इसमें क्या लिखना है, इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, ठीक है, एसेट्स में होने वाले एक्सपेंडिचर, मतलब आप एसेट्स को बाय कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिटर्न फ्रॉम विच विल बी रियलाइज इन फ्यूचर टाइम पीरियड, ठीक है, फ्यूचर में क्या रिटर्न्स वो दे रही हैं उस चीज़ को हम रियलाइज कर सकें, वो क्या है कैपिटल बजटिंग में हम देखते हैं, ठीक है जी। एंड देन कहते स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जब होती है कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हम क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किन पर्टिकुलर एसेट्स को बाय किया जाए, ठीक है, या उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो हमें लॉन्ग रन अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है हमारी तो उसमें हमें बेनिफिट हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, एंड देन हमने क्या है मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ये देखना है कि किस पर्टिकुलर एसेट को या कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग रन के लिए जिससे हमें क्या है फ़ायदा होगा, एंड देन उसके बाद टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। देन हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, मतलब कोई एसेट हमने अपने बिज़नेस के लिए बाय करी है या किसी बिल्डिंग में प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है, ठीक है, तो हमें ये क्या है ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से जो भी बेस्ट होगा हमें ये लगता है कि फ्यूचर में कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चलता है कि फ्यूचर में क्या है हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हम वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी।
सो ये है जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी कंसेप्ट करो उसका आपको पहले एक्चुअल में मीनिंग इंट्रोडक्शन क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो कंसेप्ट है क्या, ठीक है। उसका मोस्ट रिलेटिव हम ये कह सकते हैं कि मीनिंग जो है वो क्या है, ठीक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग का जो भी हमने अब तक पढ़ा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है एंड प्लस ऐसी कैपिटल चाहिए जो लॉन्ग रन के लिए बिज़नेस को फ़ायदा दे। वो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल। आज हम इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल एनी काइंड ऑफ रियल एंड फिजिकल एसेट्स दैट इज़ यूज्ड इन बिजनेस रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए जो एसेट का यूज़ होता है वो होती है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल, राइट। अब ये कैपिटल जो है ये बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारी फंक्शनिंग है बिज़नेस की या हमने एंटरप्राइज में जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनके लिए ऐसी एसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एसेट्स को में हम इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले, तो देन बिज़नेस जो है वो धीरे धीरे क्या है, ग्रो करता है। और ये एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं जिनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर इनको विड्रॉ करवा लिया जाए तो देन बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट भरनी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं ना, लैंड, मशीनरी, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी एसेट्स हैं, ठीक है। ये एसेट्स में इन्वेस्ट करना बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें इन्वेस्ट होगा तो देन क्या है, लॉन्ग रन के लिए इनके यूज़ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। एसेट्स इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ये सारी हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ये सारी वही एसेट्स हैं। अब इन एसेट्स में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, सपोज हमने लैंड परचेज़ किया है, बिल्डिंग या कोई प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो देन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम आगे सेल करेंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए बिजनेस में। एंड देन इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू सेल, ठीक है, इसको सेल नहीं करना है। इसके द्वारा इनका यूज़ करके जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अदर, जैसे आगे हम ये कह सकते हैं कि सेल पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा बिजनेस चलता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में। अब देखिए उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आगे ना बात वही कि फिक्स्ड एसेट्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं, देखिए मैंने ना सिंपल से सिंपल वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है सो दैट आपको और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए। ये मैंने अलग से यहाँ पे बताया है, कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स दैट इज़ एसेट दैट आर ड्यूरेबल इन नेचर, मतलब वही कि लॉन्ग रन के लिए हमें बेनिफिट दे, राइट। उसके बाद मनी वी इन्वेस्ट इन, किस में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, बताया आपको कि कौन कौन सी एसेट्स हैं। सेम उसी वे में कि जो हमारी मनी है हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल, ठीक है। ये हमारे क्या है, रियल और फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद किन सोर्सेज के थ्रू हमें ये कैपिटल मिलती है, ठीक है, किन सोर्सेज के थ्रू हम रेज करते हैं इनको, थ्रू शेयर इशू, रिटेन्ड अर्निंग्स, टर्म लोन, डिवेंचर इशू और लीज फाइनेंसिंग। ये क्या है, सोर्सेज हैं फॉर फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन है, फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट्स ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर। आगे ना बात, लॉन्ग रन के लिए
इन्वेस्टमेंट एंड प्लस जिनको हम सेल नहीं करते, ठीक। परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, ठीक है, सेल पर्पस के लिए नहीं है। बिजनेस में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज़ या बिजनेस में परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस के लिए जिन एसेट्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या है फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है, राइट। ये डेफिनेशन है फिने एंड मिलर की, आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन सही लगती है आप वो कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही इजी है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हो। उसके बाद इम्पॉर्टेंस, फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल की क्या इम्पॉर्टेंस है बिजनेस में, ठीक है, इन 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब इन्हीं एसेट्स का यूज़ करके हम ऑपरेशंस रन करते हैं, उन ऑपरेशंस में हम क्या है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनसे हमें क्या है फ़ायदा होता है, हम ग्रो करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर सपोज़ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में जब वो इंडस्ट्री सेटअप हुई, मतलब सबसे पहले लैंड लिया, उसके बाद पूरा सेटअप लगाया, मतलब मशीनरी वगैरह सारी सेटअप करी, ठीक है, वो क्या है हमारी फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हमने लगा दी। देन उसके बाद उनका हमने यूज़ किया, ठीक, ऑपरेशंस रन किए, देन आफ्टर उनसे जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए उनको हमने सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ, एंड देन वो जो पैसा है वो क्या है हमें बिजनेस में ग्रो करने में हेल्पफुल है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ कैसे, थ्रू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तभी यहाँ पे लिखा है कि हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, हम उन फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करके, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज़ करके देन लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के साथ ये पॉसिबल है कि हम क्या है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एक एंटरप्राइज या एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो विदाउट फिक्स्ड कैपिटल पॉसिबल है, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है या ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस जो है वो किससे बनती है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल वो रिप्रेजेंट करती है कि बिजनेस कैसा है या उसकी ग्रोथ कैसी है या एक्चुअल में बिजनेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उसके लिए क्या है हमारे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, ये होने ज़रूरी हैं। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स हैं देन वी कैन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड कैपिटल जो हमें लॉन्ग रन के लिए ग्रो करती है। उसके बाद है टू मच रिस्क। अब फिक्स्ड कैपिटल जो है या फिक्स्ड एसेट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। तो इनके लिए जो भी डिसीजंस हैं वो बहुत ही क्रूशियली लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जब डिसीजन मेकिंग होती है रिगार्डिंग वी कैन से एक्विजिशन और एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स, तो बहुत ध्यान से ये डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि एक छोटा सा भी गलत डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट्स, बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट बिजनेस को डुबा सकता है। तो देन क्या है कि जो फिक्स्ड कैपिटल है या हमारा फिक्स्ड एसेट है ये हमें लॉन्ग रन के लिए प्रॉफिट देता है, लॉन्ग रन के लिए क्या है बेनिफिशियल होता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हम क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें इन फ्यूचर ग्रो करने में हेल्प करे या हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे ये जो टू मच रिस्क लिखा है इसका मतलब यही है कि बाय वी कैन से डिसाइडिंग दिस, ठीक है, कि हम जब डिसाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करना है या कौन सी एसेट जो है वो एक्वायर करनी है, तो वो यहाँ पे क्या है थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर तो डिसीज़न सही ठहरता है तो देन क्या है बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। अगर कहीं पे भी छोटा सा कुछ कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गई तो देन वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा बिग लॉस हो सकता है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं या फिक्स्ड कैपिटल जो है इसको एक्वायर करने के लिए या जो भी इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है बहुत ध्यान से करनी होती है। उसके बाद है इरिवर्सिबल नेचर। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं,
ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर है। इसको ये मान के नहीं चलना कि हमने शॉर्ट टाइम के लिए इसको यूज़ किया, आगे इसको सेल कर दिया, उससे हमने प्रॉफिट कमाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है एंड देन क्या है, ड्यूरेबल इन नेचर है और इसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहेंगे 4 मंथ हमने एक पर्टिकुलर मशीनरी यूज़ करी, उसके बाद इसको सेल कर दिया और ले आए, इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही बढ़ती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। सो पहले से ही ध्यान में रखना है कि कौन सी पर्टिकुलर एसेट्स जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल होंगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन मेकिंग करनी है, सो दैट बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो प्रॉपरली रन हों। एंड क्या है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता एंड अगर चेंज करेंगे तो बिजनेस में कॉस्ट या फिर लॉस भी हो सकता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट एंड वर्किंग कैपिटल दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। फिक्स्ड एसेट इज़ परमानेंट बाय नेचर, जैसे हमने अभी स्टडी किया, बट जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज़ टेम्परेरी, ठीक है, बाय नेचर एंड रेगुलर चेंजेस कैन बी टेक प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स जो हैं अगर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं है कि कुछ टाइम बाद हम उनको चेंज कर देंगे, ठीक है, वो क्या है, परमानेंट इन नेचर है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या है, वो पैसा है, वो मनी है, ठीक है, जिसको हम क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं बिजनेस की, राइट। उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल नीडेड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, सो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन फिक्स्ड कैपिटल हेल्प इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बट जो वर्किंग कैपिटल है ये हेल्पफुल करती है रूटीन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जो बिज़नेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं रेगुलर बेसिस में, उनमें जो भी खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है और वर्किंग कैपिटल उसी के लिए हेल्पफुल होती है। देन उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल इज़ नीडेड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग या लैंड, ठीक है, बट जो वर्किंग कैपिटल है इट इज़ नीडेड फॉर, जो हमने रूटीन फंक्शंस पढ़े हैं, मीटिंग रूटीन एक्सपेंसेस सच एज पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मंथली हम पेमेंट्स करते हैं, हमने लेबर जो है वो हायर करी हुई है या हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, तो देन हम उनको क्या है मंथली या फिर वीकली बेसिस पे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे खर्चे जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में से ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस के, राइट। सो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।